गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस आज करेंगे। समय की कमी है इसलिए आज ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पे रूस का कब्जा। यूरोप में दो बहुत बड़ा परमाणु संयंत्र है जो यूक्रेन में अवस्थित है। एक तो है जपोरिजिया परमाणु संयंत्र और दूसरा है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। आप सभी को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की याद होगी या इसके बारे में आपने सुना होगा। 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना बेसिकली हुआ था तत्कालिक रूस में, तत्कालिक सोवियत संघ में हुआ था जो वर्तमान में यूक्रेन में अवस्थित है। और ये जो जपोरिजिया परमाणु संयंत्र है ये बेसिकली यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन की 20% बिजली की ज़रूरत जो है यही परमाणु संयंत्र पूरा करता है। और यहाँ पे बमबारी हुआ, यहाँ पे रूस के द्वारा बमबारी किया गया और रूस के द्वारा जो बमबारी किया गया उसमें आग फैलने लगा। अगर इस आग को तत्कालिक रूप से नहीं बुझा जाता, उसके बाद IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आगाह किया रूस को कि इस आग को बुझाइए। अगर ये आग को नहीं बुझा पाता रूस या कुछ इस तरह से हो पाता तो ऐसे कंडीशन में पूरे आप यूरोप में परमाणु दुर्घटना आपको देखने को मिल सकता था। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परमाणु दुर्घटना होते होते टला है। सही समय पे IAEA ने चेतावनी दिया रूस को कि इस आग जो आपके बमबारी में ये आग लगा है इस परमाणु संयंत्र में, उस आग को बुझाइए। और रूस ने भी उस आग को बुझाया। अदरवाइज बहुत बड़ा आपको खास करके पूर्वी यूरोप में बहुत बड़ा परमाणु दुर्घटना होने की संभावना थी जो टल गया। तो जपोरिजिया परमाणु संयंत्र याद रख लीजिएगा, इस पे भी रूस का कब्जा हो गया है। ये यूक्रेन में अवस्थित है और यूक्रेन के 20% बिजली की आपूर्ति इसी परमाणु संयंत्र से होता है। बाकी इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे IAEA भी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा भी रहा है। खान पान की आदतें भी बढ़ा रही है तापमान। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो है कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है, या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कई सारे रीजन है। जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो आपको कहीं किसी मैगजीन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे खान पान की आदतें ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से बढ़ा रही है उसको लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और ख़ास करके आप इसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा कि जो आपने टॉपिक बनाया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के रीजन में, उसमें एक पॉइंट इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो यही पेपर पढ़ने का फ़ायदा होता है कि कुछ नए नई चीज़ें आपको पेपर में मिल जाती हैं। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की राह हुई आसान। मौजूदा समय में हमारे GER जो है, मौजूदा समय में हमारे GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, ये 27% है। और हमारा टारगेट क्या है कि 2035 तक इसे बढ़ा करके 50% करना। तो जो GER अभी 27% है उसको बढ़ा करके 2035 तक यानी अगले 13 वर्ष में हमें 50% करना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? मतलब वैसे बच्चे जो मैट्रिक करते हैं या 12th करते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं, उसकी संख्या, उसके मार्जिन को कहा जाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। मान लीजिए 100 बच्चे ने मैट्रिक किया तो उसमें कितने बच्चे गए आपको हायर एजुकेशन में, उसी अनुपात को कहा गया है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। महज 27% GER भारत का भी है और इसको बढ़ा करके टारगेट किया गया है 50% GER करने का 2035 तक का, अगले 13 वर्ष में। तो ये फुलफिल कैसे होगा? ये फुलफिल होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी से, और इसकी चर्चा कहीं के बजट में किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि सरकार लगातार डिजिटल यूनिवर्सिटी को गठन को लेकर के काम कर रही है। अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन हो जाता है तो GER का टारगेट 50% 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली प्रणाली कवच का किया जाएगा निर्यात, अश्वनी वैष्णव। कल मैं देख रहा था कि हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, ये अश्वनी वैष्णव हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं।
इन्होंने खुद उस ट्रेन पे चढ़ करके ट्रेन की रोकने की, टक्कर रोकने की प्रणाली है कवच, इसका जो है टेस्टिंग किया बेसिकली। और अब इसका भारत निर्यात भी करेगा। क्या होता है ट्रेन टक्कर रोकने की पद्धति? देखिए, जब आप दिल्ली मेट्रो में चढ़ेंगे या किसी मेट्रो में अगर आपने यात्रा किया होगा, तो मेट्रो जो है लगातार 2 मिनट या 3 मिनट पे एक मेट्रो दूसरा मेट्रो गुजरती है। एक मेट्रो गुजरती है, उसके जस्ट बाद दूसरा मेट्रो गुजरता है। 2-3 मिनट पे, 4 मिनट पे, 5 मिनट पे नॉर्मली एक मेट्रो गुजरती है किसी भी प्लेटफॉर्म से। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि मेट्रो का एक दूसरे से मेट्रो का टकराहट हुआ या एक मेट्रो दूसरे मेट्रो से टक्कर लगाया, ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि मेट्रो में इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि एक मेट्रो, मान लीजिए ये मेट्रो जा रही है, इसी प्लेटफॉर्म पर आगे दूसरा मेट्रो गाड़ी है, तो ये मेट्रो गाड़ी से पहले, कुछ पहले ही ये रुक जाएगा, इसको टक्कर नहीं लगाएगा। तो इसी प्रणाली को कहा गया है कवच प्रणाली, जो अब ट्रेन में भी होगा। मान लीजिए सेम ही पटरी पे 2 ट्रेन चल रही है, तो जो दूसरा ट्रेन अगर कहीं रुकी है तो उससे कुछ देर पहले ही ये ट्रेन रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म को कहा गया है कवच प्रणाली। और कवच प्रणाली की भारत न सिर्फ स्वदेशी प्रणाली है ये हमारा, हमने खुद इसको विकसित किया है और भारत भविष्य में इसका निर्यात भी करेगा। तो निश्चित तौर पे सकारात्मक कदम है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस प्रणाली के बारे में, और खास करके प्रीलिम्स में। रूस यूक्रेन युद्ध का संयुक्त राष्ट्र में मतदान से भारत फिर रहा दूर। भारत की ये पॉलिसी रही है पहले भी, आज की पॉलिसी नई नहीं है, बहुत पुरानी हमारी पॉलिसी है कि हम जो है ना तो रूस के साथ हैं पूरी तरह से, ना अमेरिका के साथ पूरी तरह से हैं। तो इस मतदान में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ वहाँ भी भारत दूर था, और महासभा में, संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो मतदान हुआ उसमें भी भारत दूर था। संकट में अभिभावक बन रहा C-17 ग्लोब मास्टर। ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है बेसिकली ये भारत का सबसे बड़ा मालवाहक प्लेन है, और इसे हमने परचेज किया है अमेरिका से, और इसका यूज वर्तमान में किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उसको लाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर का यूज किया जा रहा है। और ये भारत के सबसे बड़ी मालवाहक प्लेन है, इसे हमने अमेरिका से परचेज किया। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूक्रेन से आए विद्यार्थियों को दाखिला दे सरकार। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पत्र लिख के कहा है कि जो बच्चे यूक्रेन छोड़ करके इंडिया आए हैं उसको आप एडमिशन दीजिए। कई बच्चे मान लीजिए सेकेंड ईयर में वहाँ पे होंगे तो उसको सेकेंड ईयर में ही यहाँ पे एडमिशन दिया जाए। कोई बच्चे होंगे जो थर्ड ईयर में होंगे उसको थर्ड ईयर में ही यहाँ एडमिशन दिया जाए। तो इस तरह से प्रोविज़न सरकार करें, कुछ स्पेशल सीट सरकार निकालें ताकि ये बच्चे जो यूक्रेन छोड़ के आए हैं वो सही समय पे अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर सके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने कंप्लीट रूप से पढ़ा है। बेसिकली ये वही पॉइंट है जिसको लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था कि यूक्रेन रूस विवाद का आखिर बेसिक रीजन क्या है, उसी पे यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए, जब बेसिकली आप देखेंगे, इसको ढंग से देखेंगे तो रीजन तो एक ही रीजन दिख रहा है मुझे, जो मेन रीजन दिख रहा है। और मेन रीजन ये दिख रहा है कि 1991 में, 1991 में जब USSR का विघटन होता है उस समय में अमेरिका प्रॉमिस करता है कि हम नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, ये रूस से प्रॉमिस करता है। और 1991 के बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे देश नाटो में शामिल होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 धुरी में बट गया था। एक धुरी था आपको नाटो का जो अमेरिका के पक्ष में था, और दूसरा धुरी था आपको USSR का जिसको वार्सा पैक्ट कहते हैं, वार्सा संधि कहते हैं। और वार्सा संधि में जो कई सारे देश है वो नाटो में शामिल हो गया, जैसे चेक रिपब्लिक जो वार्सा पैक्ट के में था और जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ रूस के पक्षधर था, वो हंगरी, पोलैंड, ये सब देश नाटो में शामिल हो गया। इसके अलावा जो USSR का विघटन हुआ, USSR 15 देश में बट गया, उसमें भी कई सारे देश नाटो में शामिल हुआ, जैसे लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये सारा के सारे देश USSR का पार्ट था, सोवियत संघ रूस का पार्ट था ये सारा का सारा देश, और ये भी कहीं ना कहीं नाटो के में शामिल हो गया। तो
रूस हमेशा विरोध करता है इस बात का। रूस कहता है कि जब अमेरिका ने प्रॉमिस किया था 1991 में कि हम अब नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, तो बावजूद नाटो का एक्सटेंशन क्यों कर रहा है? और वैसा देश जो सोवियत संघ के पक्ष में था उसको भी नाटो में शामिल कर रहा है। वार्सा पैक्ट में जो देश रूस के पक्ष में था उसको भी नाटो में शामिल कर रहा है। और यूएसएसआर टूट के जो 15 देश बना, उस 15 देश में भी कई देशों को ये नाटो में शामिल कर रहा है। तो ये पॉलिसी अमेरिका की नहीं चलेगी, ये इसका लगातार कहीं ना कहीं रूस विरोध कर रहा था। और ये वार जो आप देखेंगे रूस यूक्रेन का वार, ये उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए, तकनीकी एजुकेशन को भारत में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा भारत सरकार देना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद कई सारी समस्याएं अभी भी हैं। और समस्या ये है कि भारत में 47% भारतीय परिवार हैं, वहाँ पे 12 घंटे से अधिक बिजली उसको नहीं मिल पाती है। तो बिजली की एक बेसिक समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेसिक समस्या है, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो डिजिटल एजुकेशन के मार्ग में बाधक है कहीं ना कहीं। इसलिए एक वर्ड यूज होता है, काफ़ी फेमस वर्ड होता है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, तो ये बेसिकली इसी के लिए यूज किया जाता है कि कहीं शहर में जहां आपको इंटरनेट की पूरी तरह से फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट आप पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वहीं गांव, कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली ही नहीं है। तो बिजली नहीं तो इंटरनेट कैसे होगा, राइट? तो इसलिए इसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नई विश्व व्यवस्था के संकेत है यूक्रेन संकट, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड यह है कि जिस तरह से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक नया ग्लोबल ऑर्डर दिखा था, वर्ल्ड ऑर्डर नया दिखा था। तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको 1947 के बाद दिखा था, 1945 के बाद दिखा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिखा था वर्ल्ड ऑर्डर, उसी तरह से कुछ वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिखेगा अब वर्तमान में। वर्तमान में दो क्राइसिस ऐसा है जो विश्व को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक तो कोरोना क्राइसिस, लगभग 100 वर्ष के बाद ऐसी कहीं ना कहीं महामारी भारत में आई है, विश्व में आई है, जो पूरी तरह से विश्व ऑर्डर को चेंज कर दिया। और दूसरा क्राइसिस दिखेगा आपको यूक्रेन रूस विवाद। तो ये दो क्राइसिस ऐसा आपको दिखेगा जो वर्तमान में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। युद्ध से फूटेगा महंगाई बम, निश्चित तौर पे युद्ध कहीं भी होता है तो उससे महंगाई बढ़ती है, ये पढ़ लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसी तरह से खाद्य संकट से निपटने की तैयारी में है सरकार। रूस और बेलारूस से भारत अपने 46% फर्टिलाइजर का आयात करता है। तो अब सोचिए फर्टिलाइजर मंगाना कहीं ना कहीं महंगा होगा, या फर्टिलाइजर इन देशों से नहीं आ रहा है, रूस और यूक्रेन से नहीं, रूस और बेलारूस से नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उसका प्रभाव कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट में भारत में दिखेगा। देखिए, वर्ल्ड इस तरह से इंटरकनेक्टेड है वर्तमान में कि अगर एक देश में अगर कोई घटनाएं होगी तो उसका पूरे विश्व में प्रभाव दिखेगा। तो विश्व आज इंटरकनेक्टेड है और यही कारण है कि हमें भी प्रभाव दिख रहा है कि हम फर्टिलाइजर के सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं है। हम सारे के सारे फर्टिलाइजर, मैक्सिमम फर्टिलाइजर हम विदेश से आयात करते हैं, और 46% फर्टिलाइजर तो हम सिर्फ रूस और बेलारूस से आयात करते हैं। दोनों ही देश वर्तमान में युद्ध से जूझ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें खाद्यान्न संकट में दिक्कत होगी। सरकार इसको लेकर के तैयारी कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत, इसको एक बार बेसिक है, पढ़ लीजिएगा। पेशावर की शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला से 57 मरे। देखिए, विश्व में जो है मुस्लिम देशों को अगर देखा जाए तो दो मुस्लिम देशों के दो धुरी हैं। एक धुरी है शिया मुस्लिम और दूसरा है सुन्नी मुस्लिम। शिया मुस्लिम के जो है प्रतिनिधि करता है वो करता है ईरान, और सुन्नी मुस्लिम का प्रतिनिधि करता है सऊदी अरब। तो शिया सुन्नी विवाद आप लगातार सुनते होंगे। शिया का प्रतिनिधि कौन करता है ईरान। विश्व में सबसे अधिक शिया आबादी कहाँ है? ईरान में है। और विश्व में सबसे अधिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन सुन्नी देशों का प्रतिनिधि करता है बेसिकली सऊदी अरब। सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान भी सुन्नी बाहुल देश है, इसी तरह से यूएई भी सुन्नी बाहुल देश है, कई सारे देश सुन्नी बाहुल देश हैं।
शिया और सुन्नी का विवाद लगातार चलता है, शिया और सुन्नी लगातार इनमें नहीं पड़ता है, लगातार इसका विवाद चलता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे शिया सुन्नी विवाद नहीं है। बाकी आपको हर जगह जो भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे शिया सुन्नी विवाद दिख जाएगा। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, यहाँ पे शिया मुस्लिम की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और यही कारण है कि लगातार इस तरह से आत्मघाती हमला आपको दिखेगा जो शिया मस्जिद पे होता है, राइट। और पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। शिया को वो लोग जो है मतलब बहुत निम्न कैटेगरी को वो लोग मानता है। इसी तरह से आप देखेंगे अहमदिया को लोग मुस्लिम मानता ही नहीं है। तो शिया सुन्नी विवाद में पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं हो रही है और आत्मघाती हमला हुआ है, 57 लोग मरे हैं। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। समय मिलेगा तो कभी चर्चा में कर दूंगा शिया सुन्नी विवाद और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। क्वाड देशों के नेताओं ने यूक्रेन संकट पर चर्चा की, जिसमें चारों ही देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों ही देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। इन्होंने यूक्रेन संकट पर चर्चा की। अमेरिकी सांसद ने चीन पे प्रतिबंध लगाने का बिल रखा प्रस्ताव, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।